सो फ्रेंड्स, लेकर आ गए हम पार्ट 3 चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का। तो आज हम करने वाले, हमने पहले पिछले मॉड्यूल्स में 2 मॉड्यूल्स हमारे बने थे, हमने उसमें कर लिया था। पहला कि मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर का पूरा इंट्रोडक्शन, और फिर हमने सॉलिड जो तीनों स्टेट है मैटर की और उसके जो पार्टिकल से बना हुआ था उसकी प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, और यहाँ तक कि तीनों जो स्टेट्स थी उनकी भी प्रॉपर्टी कर ली थी। कुल मिला के 10 प्रॉपर्टीज़ थी और पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ थी, हमने कर ली थी। इसके आगे हम अब बढ़ते हैं और इसके आगे आ रहा है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? यार मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि यार जो पानी है उसे हम सॉलिड में भी रख सकते हैं यार, एज एन आइस उसे हम बना सकते हैं। आइस में उसकी जो पानी की जो स्टेट है उसे हम चेंज कर सकते हैं आइस में, और आइस से हम बाद में उसे गैसियस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। या वाटर से हम उसे गैसियस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब था वाटर ही, स्टेट हमने दोनों में चेंज कर दी, गैसियस में भी ले आए हम उसे, सॉलिड में भी ले आए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैटर कैन चेंज इट स्टेट। अब वो कैसे करता है तो अब हम देखते हैं। देखो, अब ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड हैं उनका जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी सुन के कुछ याद आया? हाँ, हमने सेकंड मॉड्यूल में पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी हमेशा उधर होगी जहाँ कोई मूवमेंट हो रही होगी, तो मूवमेंट जो है फास्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का, ठीक है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जैसी कोई चीज जल्दी जल्दी मूव होगी तो उसके अंदर वाइब्रेशन भी बहुत जल्दी जल्दी होगी। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी सप्लाई करी गई है, जो हीट सप्लाई करी गई है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम कर देती है, उसको तोड़ देती है। उसके जो पार्टिकल्स हैं, अब जब टूट जाएगी, जब एकदम से पार्टिकल्स मूव होंगे और पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी, तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे और सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एक बार दोबारा इस डिफाइन को लिख लो, मैं अभी समझाता हूँ, ये पेपर में आती है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कम से कम टेम्परेचर जो एक सॉलिड को पिघला देता है, सॉलिड को लिक्विड में बदल देता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जो एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेशर है, उसी प्रेशर में एक ऐसा टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में मेल्ट कर देता है, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यार अब मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी चीज़ का हाई होगा, अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, मतलब उसे बहुत टाइम लग रहा है मेल्ट होने में, तो इसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स में फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा क्या नहीं होगा? जिस चीज़ को तोड़ने में जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है वो चीज़ उतनी स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ये जो इतनी तकड़ी वाली अंग्रेजी आई है ना, अमेरिकन, इसका यही मतलब था कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एक सॉलिड का, वो एक इंडिकेशन है, वो इंडिकेशन मतलब कि वो हमें ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ है उसके पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो चुका है, और हमें ये भी पता लग गया है कि हीट देने से ये जो सॉलिड्स हैं, ये उसमें हमें ये तो पता है कि सॉलिड्स लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि होते कैसे हैं, इसके अंदर का फंडा क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? आइस कब मेल्ट होता है? 273 केल्विन, या कह लो 273.15 केल्विन। ये थोड़ा 15 मत लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, 15 लिख भी दोगे, नहीं भी लिखोगे तो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 273 केल्विन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। अब
जो प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग का, हमने डिफ्यूज़न पढ़ लिया तो, और फ्यूज़न, बच्चे ना डिफ्यूज़न फ्यूज़न में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। डिफ्यूज़न होता है एक तरीके के पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और जब दूसरे तरीके के पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ मिलते हैं तो वो डिफ्यूज़न होता है, हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ फ्यूज़न क्या होता है? फ्यूज़न होता है जब सॉलिड से कोई भी मैटर सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, मतलब मेल्ट हो जाता है तो उसे हम फ्यूज़न कह देते हैं। ठीक है। अब आपने ना यार एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी। क्या ऑब्जर्व की होगी आपने? एक चीज़ कि यार हमने जो आइस है, आइस उसको पिघलाना शुरू करा तो यार वो 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन पर तो टेम्परेचर आकर रुक गया, लेकिन उसके बाद यार आइस मेल्ट हो रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो वो टेम्परेचर गई कहाँ? वो हीट गई कहाँ? तो अब मैं आपको बताता हूँ वो हीट गई कहाँ। वो हीट जो है वो उनके जो पार्टिकल्स है ना सॉलिड के बीच में, जो स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बीच में वो उनके पार्टिकल्स को तोड़ रही होती है, उनके पार्टिकल्स को तोड़ रही होती है और उससे मेल्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो वो हीट ना वहाँ जा रही होती है। जैसी मान लो पानी जो है, अब पानी उबल रहा है उबल रहा है उबल रहा है, अब पानी उबलते उबलते एक टेम्परेचर आएगा जब वो उबल जाएगा, जब एक टेम्परेचर आएगा जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री पे उबलता है। आपने गैस चालू करा, पानी पे 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, उसके बाद वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक जाएगा टेम्परेचर। आप ये नोटिस करना कभी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक जाएगा और पानी फिर भी उबलता रहेगा। तो वो हीट गई कहाँ? तो उस हीट को वो जो हीट है उसे हम लेटेंट हीट कहेंगे। और वो हीट कहाँ जाती है? वो जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे तोड़ने के लिए जाती है। तो अगर सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो रहा है तो उस लिक्विड को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन हमने पढ़ लिया। क्यों कहेंगे फ्यूजन? हमने पढ़ लिया है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और अगर वाटर से वेपर में हो रहा है, मतलब पानी को अगर तुम बॉयल कर लो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ सब्र रखो, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो अगर वाटर से बॉइलिंग हो रहा है और वो 100 डिग्री के बाद हीट रुक चुकी है तो उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक क्लियर। बस अभी रहता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब ये देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड स्टार्ट हो जाता है बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये बॉइलिंग भी वैसे ही होता है जैसे ये हमारा ये हुआ था मेल्टिंग। पार्टिकल्स में जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स ने अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दी तो फिर वो मेल्ट हो गए। लेकिन इधर पानी है तो पार्टिकल्स अपनी स्ट्रेंथ छोड़कर उड़ जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस होता है। और यार अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि कन्वर्ट इनटू केल्विन और सेल्सियस स्केल, तो यार बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब भी तुम्हें कहे कि कन्वर्ट 23 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो आपने क्या करना है, सीधा उठाकर 273 में 23 ऐड कर देना है। बस ना आप देखना ना ताव देखना है। अगर कहेगी 23 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो या फिर कोई भी टेम्परेचर को 100 डिग्री को तुम केल्विन में करो तो 273 में ही ऐड करना है। क्यों करना है? रीज़न है कि 273 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 0 के आगे जो भी नंबर तुम्हें देगा तुम उन्हें उसको प्लस कर देना है। बस बात खत्म। अगर फिर तुम कहो, अगर इसने कह दिया कि -30 डिग्री क्या केल्विन है, तो यार जो माइनस का साइन है वही लगा के तुम प्लस करोगे तो क्या प्लस माइनस हो जाएगा, तो 273 में से वो माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा वो केल्विन में। बस यही करना है सेल्सियस में पूछा जाए तो। ठीक है। अब तुम कह रहे होगे कि यार अब केल्विन में पूछ ले तो क्या करना है? यार बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। केल्विन में पूछ ले तो तुम्हें क्या करना है, जैसे 373 केल्विन में कितने सेल्सियस है तो तुमने 373 में से 273 माइनस कर देना है। जो भी केल्विन सेल्सियस में पूछेगा उस केल्विन में से 273 माइनस कर दो, और जो भी सेल्सियस केल्विन में पूछेगा उस सेल्सियस में 273 प्लस कर दो। दिक्कत ही खत्म हो गई यार, दिक्कत ही खत्म हो गई। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। देखो, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो फ्यूज़न होगा,
और लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वेपराइजेशन होगा। लेकिन लिक्विड से सॉलिड में, अब इसे नोट डाउन कर लेना, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे सॉलिडिफिकेशन होगा, गैस से लिक्विड में जाएंगे तो होगा कंडेंसेशन, और सॉलिड से सीधा गैस में विदाउट रीचिंग टू लिक्विड स्टेज, सॉलिड से सीधा गैस में जाएंगे तो होगा सब्लिमेशन, और गैस से सीधा सॉलिड में आएंगे तो होगा डिपोजिशन। अब इसे आप नोट कर लो हैं। और ये सब होता है चेंज ऑफ प्रेशर की वजह से। लेकिन जो सब्लिमेशन है वो नहीं होता। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ के साथ नहीं होगा। सब्लिमेशन कुछ चीज़ों के साथ आ जाएगा, जैसे सॉलिड CO2, ठीक है, ड्राई आइस जिसको हम वो भी कह देते हैं, आयोडीन, ठीक है, कैम्फर के साथ हो जाएगा। इन सब चीज़ों के साथ होता है ये। इनको क्या करते हैं ना, टेम्परेचर देते हैं तो ये सीधा गैस में चेंज हो जाते हैं। आप कभी अपने घर में कपूर लेना, कपूर का चूरा करना और उसके अंदर नमक डाल के कपूर को उसमें मतलब आग लगा देना, मतलब नीचे से उन्हें हीट टेम्परेचर दे देना। और ये तो थोड़ा अलग हम एक्स्ट्रा में चलेंगे, सेपरेटिंग मेथड है ये। तो आप वैसे ही जलाकर देखना कपूर को तो वो अलग हो जाएगा, अलग कह रहा हूँ, वो सीधा धुएं में बदलेगा, वो लिक्विड में नहीं आएगा। तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर जो है, अगर किसी चीज़ पर प्रेशर लगता है तो उससे क्या होता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रोट क्लोज टुगेदर। अब कोई तुम्हें धक्का मारेगा, जैसे 5-6 लोग और कोई तुम्हें धक्का मारेगा तो तुम एकदम आसपास आ जाओगे सारे, मतलब एकदम चिपक जाओगे, ठीक है। तो वैसा ही होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ। जैसे हम ऊपर से उन्हें धक्का लगाते हैं या प्रेशर देते हैं तो उनके सारे पार्टिकल्स जो हैं साथ में आ जाते हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अब प्रेशर को अप्लाई करने से और टेम्परेचर को कम कर देने से, ज़्यादा प्रेशर देने से और टेम्परेचर कम करने देने से जो गैसेस हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। जैसे LPG गैस होती है, उसे सिलेंडर में पूरा प्रेशर के साथ रखा जाता है और टेम्परेचर कम कर कर रखा जाता है, तो तभी वो गैस लिक्विफाई हो जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं रही है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। अब हम आते हैं इवापोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन, यार इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ सरफेस फिनोमिना। क्यों बोलता हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड changes into vapor state at any temperature below its boiling point is called evaporation। इवापोरेशन यार क्या चीज़ होती है, तुम जब कपड़े सुखाते हो तो वो इवापोरेशन होता है। अब तुम ये सोचो, गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, वो पानी मतलब वेपर की फॉर्म में उड़ जाता है, तो क्या वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है कपड़ों को? नहीं मिलता यार। तो फिर वो पानी कैसे उड़ जाता है? तो उसे ही हम इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन को मैंने सरफेस फिनोमिना क्यों कहा, क्योंकि इवापोरेशन जब भी इवापोरेशन होगी वो उसी जगह पर जल्दी होगी जहाँ पर सरफेस ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। कपड़े फैला के सुखाओगे तो जल्दी सूखेंगे, अगर सिकुड़ के सुखाओगे तो लेट सूखेंगे। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी इवापोरेशन जल्दी होगा, अगर ज़्यादा धूप वाला दिन होगा तो जल्दी होगा, ठीक है। 4 पॉइंट बता रहा हूँ जिससे कि इवापोरेशन जल्दी होगा। पहला बता दिया इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दूसरा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब तीसरा आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है कि पहले से ही हवा में पानी के पार्टिकल होना। अब तुम ये सोच रहे होगे यार पहले से हवा में पानी के पार्टिकल्स होंगे तो इवापोरेशन लेट क्यों होगा। देखो इवापोरेशन में क्या होता है कि जो इवापोरेशन में जो हमारे जो एक ऐसा सपोज करो एक गीला कपड़ा है और उसे आपने इवापोरेट करने के लिए रखा है। इवापोरेशन में क्या होगा, जो ये गीला कपड़ा होगा ना, वो ना जो बाहर की हीट है वो हीट लेगा, टेम्परेचर लेगा और अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी लाएगा। काइनेटिक एनर्जी आती ही मूवमेंट होगी तो पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे पानी के। अब जब यार हवा में पहले से ही पानी के पार्टिकल्स होंगे, ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर होगा, तो फिर वो पानी के पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, वो तो वापस कपड़े में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लेट होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ना तो फिर इवापोरेशन बहुत लेट होगा, लेकिन कम होगी तो जल्दी होगा। ये हो गए 3 पॉइंट। अब चौथा आता है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब यार विंड स्पीड तेज होगी तो उसे एनर्जी लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही उड़ जाएंगे, ठीक है। सारे पार्टिकल्स हवा के साथ उड़ जाएंगे और आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हो जब विंडी डे होता है। तो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवापोरेशन कूलिंग क्यों करता है, देखो
सीधा सीधा बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इवापोरेशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने ज़मीन पे पानी फेंका, ज़मीन पे आपने ज़मीन पूरी धो दी, गर्मी में ज़मीन धो दी और पानी फेंका, तो वो पानी जब ज़मीन पर जाएगा तो वो इवापोरेट होगा। वो क्या करेगा इवापोरेट होने के लिए, जो पहले से जो हीट पार्टिकल्स है ना, वो उनसे एनर्जी लेगा। जब हीट पार्टिकल से एनर्जी ले लेगा, वो रीगेन कर लेगा अपनी एनर्जी, तो बाहर तो कोई वो हीट पार्टिकल रहेगा ही नहीं, तो बाहर की गर्मी तो एकदम गायब हो जाएगी। तो इसलिए इवापोरेशन होने की वजह से कूलिंग हमेशा होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई आंटी या कोई भी अगर जमीन पर ऐसे पानी फैला देता है पाइप से, तो उससे बहुत ठंडक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी गेन करते हैं इवापोरेट होने के लिए, ठीक है। और नेल पॉलिश रिमूवर, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो नेल पॉलिश रिमूवर जिसको हम थिनर कहते हैं, या फिर आप ले लो सैनिटाइजर, वो हाथ पर लगाने से हमें ठंडा ठंडा क्यों फील होता है? ठंडा ठंडा क्यों फील होता है ये बताओ। चलो आप कमेंट में क्या बताओगे, मैं अभी बता देता हूँ। जब पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। अब क्या होता है कि जब भी अल्कोहल आता है, वो अल्कोहल ही होता है दोनों में, किसी तरीके का अल्कोहल जब हमारे हाथ पर आता है, हमारे पाम पर आता है, तो वो गेन करता है एनर्जी, बाहर के सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है, ठीक है। जब वो एनर्जी गेन करता है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेता है, इसलिए हमारे हाथ की भी वो एनर्जी गेन कर लेता है और आसपास से भी एनर्जी गेन करता है। तो जब एनर्जी हमारे हाथ की सारी हीट एनर्जी वो गेन कर लेगा, तो हमारे हाथ में कौन सी एनर्जी रह जाएगी? एकदम ठंडी ठंडी, तभी हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो आपको मेरे को कमेंट सेशन में जिनका आंसर देना है, वो है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में क्यों पहनते हैं। और दूसरा, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप ये कर भी सकते हैं कि जब आप एक गिलास लोगे, उसके अंदर ठंडा ठंडा मैंगो शेक डालोगे या कोई भी पानी डालोगे, कोल्ड ड्रिंक डालोगे, या वैसे कोल्ड ड्रिंक मत पिया करो, जब ये सब डालोगे ठंडी ठंडी कोई भी चीज लिक्विड, तो यार उस गिलास के ना साइडों में वाटर वेपर्स आ जाएंगे। अब वो क्यों आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, किस लिए आ जाएंगे, क्या मकसद से आएंगे, ये सब आप मेरे को कमेंट सेशन में बताएंगे। तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है पूरा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, या कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द 3 पार्ट्स, और इन क्वेश्चंस के आंसर प्लीज़ दे देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।